हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। मैं देवेंद्र प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके यूपीपी कांस्टेबल का ये 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जहां पर हम ढेर सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए दोस्तों, क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो एक नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जिस तरह पहले का संबंध दूसरे से है, तीसरे का संबंध चौथे से है, तो उसी तरह बताना है पांचवे का संबंध किससे होगा। तो देखिए, यहाँ पर 4.3 से बनाया गया है 81। तो इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। अब हमें पता है 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर ये देखें 4 और 3 का कोई लॉजिक लगाएं, तो यहाँ पर जो है 3 की पावर 4 वो भी हमारा 81 होता है। इसका मतलब जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर की पावर बन गया है। क्या यही लॉजिक देखिए आगे चल रहा है। 6 का क्यूब होता है 216। तो पहला नंबर 3 है इसमें, यानी 6 जो है 6 की पावर बन गया कौन, 3। इसी तरीके से यहाँ पर 8 की पावर बन जाएगा 3, यानी 8 का क्यूब। अब 8 का क्यूब क्या होता है, 512। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 512। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नंबर और सीरीज का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कोई डायरेक्ट लॉजिक है। तो यहाँ पर 4 से 11 अगर बनाना है तो मल्टीप्लाई करके क्या हम बना सकते हैं भाई। 4 में 3 से अगर गुणा करेंगे, 4 तिया 12 माइनस 1 कर सकते हैं। फिर 11 में गुणा 3 से करेंगे, 11 तिया 33 माइनस 3 कर सकते हैं। लेकिन 30 में अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बन जाएगा, यानी 90 के आसपास संख्या पहुंचेगी। तो ये लॉजिक तो हमारा काम नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पर दूसरा लॉजिक हम लगाते हैं। तो एक बार देखिए, जब आपको कोई भी लॉजिक समझ ना आए तो उसकी हम स्टेप फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम स्टेप फॉर्म बनाएंगे तो 4 से 11 बनाने के लिए +7 करना पड़ेगा। फिर 11 से 30 बनाने के लिए +19 करना पड़ेगा। 30 से 67 बनाने के लिए +37 करना पड़ेगा। और 37 से 128 बनाने के लिए 8 में से 7 गया 1, 12 में से 6 गया 6, यानी 61 प्लस करना पड़ेगा। और 128 से 219 बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा 91 प्लस। ठीक है, तो यहाँ से क्या पहले स्टेप से हमें कुछ समझ आया, नहीं समझ आया तो हम इसका दूसरा स्टेप भी बना के देखेंगे। ठीक है, देखिए 7 से 19 बनाने के लिए हमें +12 ऐड करना पड़ेगा। और 19 से 37 बनाने के लिए +18 ऐड करना पड़ेगा। और 37 से 61 बनाने के लिए हमें +24 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और 61 से 91 बनाने के लिए +30 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब दूसरे स्टेप में हमें समझ आ गया कि यहाँ पर 6 वैल्यू का जो है गैप है, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30। तो आगे संख्या कौन सी आ जाएगी, 24 और 6 36। ठीक है, ये आ जाएगी। अब ये 91 में हम किसको जोड़ेंगे, 36 को। तो ये वैल्यू बन जाएगी 6 1 7 और 9 3 12, यानी 127। तो 127 को अब हम जोड़ देंगे 219 में। तो 9 7 हो जाएगा 16, 2 1 3 1 हो जाएगा 4, और यहाँ 2 1 3, यानी 346 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही होगा। तो जब आपको डायरेक्ट लॉजिक ना पता चले तो स्टेप फॉर्म उसकी बना लीजिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो जाते हैं। हालांकि देखिए, इसका जो डायरेक्ट लॉजिक है वो यहाँ पर है 1 का क्यूब -3। ठीक है, फिर ये है 2 का क्यूब, सॉरी 1 का क्यूब +3, ये है 2 का क्यूब +3, फिर है 3 का क्यूब +3। ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है, 4 का क्यूब +3, 5 का क्यूब +3। ठीक है, 5 का क्यूब +3। तो ये हमारा हो जाएगा 7 का क्यूब 343 +3 346। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लॉजिक हमारा था। तो ये हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारे सामने जो है एक अर्थमेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक समीकरण दी गई है, तो हमें बताना है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए किन जो है विकल्पों को आपस में परस्पर बदलना होगा। यानी यहाँ पर देखिए लिखा है, जैसे ऑप्शन ए में 6 और 8, यानी संख्या 6 और 8 को आपस में बदल देना है। 6 की जगह 8, 8 की जगह 6। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है अंकों को नहीं, यानी सिर्फ हम अंक नहीं बदलेंगे। जैसे कि सी ऑप्शन देखते हैं तो 8 और 2 है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे 200 की जगह 2 की जगह 8 रख दें। ठीक है, बदलना है तो पूरी संख्या ही बदलना है। तो अब यहाँ पर देखिए डिवाइड को ध्यान में रखिएगा और इसमें हम पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है ऑप्शन 6 और 8 को आपस में बदल दिया जाए। अब देखिए जब 6 की जगह हम 8 रखेंगे,
तो 200, अब पहले ब्रैकेट में वैल्यू जो है वो सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 200 माइनस 8 करेंगे तो 100 बन जाएगा 92। अब 192 देखिए कभी भी 14 से पूरी तरह विभाजित हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं बन सकता। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 6 और 4, यानी 6 की जगह 4 रखते और 4 की जगह 6 रख दें। तो अब 6 की जगह अगर 4 रखेंगे और 4 की जगह 6 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 200 में 4 माइनस करेंगे तो 196 आ जाएगा, और 196 14 का स्क्वायर होता है, यानी 14 से कट भी जाएगा। और इसी तरह 24 भी देखिए 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा बनाया जा सकता है। फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ कह रहा है 8 और 2 को आपस में जो है बदल दिया जाए। तो यानी 8 की जगह हम 2 रखेंगे, 2 की जगह 8 रखेंगे। तो देखिए अब हम अगर 8 की जगह 2 रखते हैं, 8 की जगह 2 रखते हैं, 2 की जगह 8 रखते हैं, तो यहाँ पर फिर से देखिए अब यहाँ पर डिवाइड जो है ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। 200 माइनस 6 करेंगे तो हमारा बनेगा 194, और 194 भी 14 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। डी ऑप्शन कह रहा है 24 और 14। अब यहाँ पर देखिए 24 की जगह जब हम 14 रखेंगे तो 14 कभी भी 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको जल्दी से रख के देख लेते हैं। देखिए 6 की जगह रखना है 4, और 4 की जगह रखना है 6। ठीक है, तो 200 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 196 डिवाइड 14 मल्टीप्लाई 2 माइनस 8 बराबर 24 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड 5। ठीक है, अब जो है इस इक्वेशन को हम मन में ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना तो हम मन में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 196 को 14 से भाग करेंगे 14 ही आएगा, 14 की गुणा 2 से करेंगे 14 दूनी 28, और 28 में 8 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी 20। ठीक है, बराबर अब इसमें देखिए 24 को 6 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 6 चौक 24, और 25 को 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, और 5 और 4 की गुणा भी कितनी होती है 20, यानी दोनों तरफ की वैल्यू बराबर हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी है जो है वही यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अर्थमेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से हमें कुछ आकृतियां दी गई, 4 आकृतियां यहाँ पर, और हमें बताना है कि कौन सी आकृति अलग है। तो देखिए यहाँ पर आपको हर आकृति के अंदर कुछ लेटर आपको दिख रहे होंगे, एक्स क्यू ए वी एम वाई ई डब्ल्यू ओ। ठीक है, अच्छा दूसरी आकृति में देखिए यही 6 लेटर हमारे आए हुए हैं, बस उनका सीक्वेंस बदल गया है। लेकिन तीसरी आकृति में देखिए यहाँ पर एफ जो है नया लेटर आ चुका है, जबकि एफ हमारा और कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वही यहाँ पर हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, डी में भी देखिए सारे वही लेटर हैं जो हमारे पहले और दूसरे में थे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोकल कार्ड का संबंध गायक से है। वोकल कार्ड देखिए गले का वो पार्ट होता है जहां से आवाज निकलती है, तो आवाज का संबंध किससे होता है गायक से, क्योंकि गायक जो है गाना गाता है आवाज से ही अपने। ठीक है, तो पैर का संबंध किससे हो जाएगा, तो देखिए शिक्षक नहीं होगा, वैज्ञानिक नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, धावक हो जाएगा, क्योंकि धावक जो है अपने पैरों से ही दौड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलॉग का क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसका हम पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। कहा गया है सभी बैग छड़ियां हैं, तो सभी बैग यानी बैग किसके अंदर आ जाएंगे, छड़ियों के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सभी बैग हो गई छड़ियां। सभी पेड़ कागज, अब पेड़ कागज देखिए अभी आया नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। आगे कहा गया तीसरा कुछ छड़ियां कागज हैं, तो कुछ छड़ियां जो हैं वो किसके अंदर आ जाएंगी, वो आ जाएंगे कागज के अंदर। ठीक है, मतलब कुछ छड़ियां कागज में हो जाएंगे। अब दूसरा वाला बनाते हैं, सभी पेड़ कागज है, तो देखिए सभी पेड़ किसके अंदर आ जाएंगे, कागज के अंदर। अब यहां से देखते हैं कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला कह रहा है कुछ छड़ियां पेड़ है। अब देखिए कुछ छड़ियां और पेड़, छड़ी और पेड़ के बीच कोई भी संबंध नहीं है, तो ये संभावना में चला जाएगा, 100% सही नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कुछ कागज पेड़ है, कुछ कागज पेड़ हैं। अच्छा देखिए कुछ कागज यहाँ पर पेड़ हैं, क्योंकि जब हम अंदर से बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते हैं तो कुछ पढ़ते हैं, और अंदर से बाहर की तरफ पढ़ते हैं तो सभी पढ़ते हैं। तो कागज से पेड़ हम कुछ ही बोलेंगे, कुछ कागज पेड़ है, यानी पहला दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद तीसरा कह रहा है कोई बैग कागज नहीं है। अब बैग कागज नहीं है, देखिए बैग और कागज के बीच भी कोई जो है संबंध नहीं है, तो कुछ बैग कागज हैं या नहीं है हम इनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। इसका मतलब तीसरा भी गलत होगा। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 2 जो है निष्कर्ष वो अनुसरण करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा एक जो है डिक्शनरी क्रम में यहाँ पर हमें लेटर को लगाना है, वर्ड को। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, इसको हम जो है ऑप्शन के थ्रू करते हैं। देखिए सभी में चारों में हमारा पहला नंबर जो है 4 है, यानी पहला लेटर 4 नंबर वाला आएगा। तो 4 को हमें चेक नहीं करना है। अब देखिए पहले में तीसरा है दूसरा लेटर, चौथे में भी तीसरा है और दूसरे और तीसरे में पहला पहला है। तो अब हम देखते हैं कि तीसरा पहले आएगा या पहला। तो देखिए पहले और तीसरे में जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या मिल रहा है, पहले तीसरे में डी ओ और डी ओ कॉमन मिल गया। अब इसमें तीसरा लेटर एम है यानी 13, इसमें तीसरा लेटर यू है यानी 21। तो अब बताइए पहले 13 आएगा या 21 आएगा। तो पहले आएगा डिक्शनरी में 13 वाला लेटर यानी 1 नंबर। तो 4 के बाद 1 नंबर आएगा, 3 वाला ऑप्शन हट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरे और तीसरे में जो तीसरा है वो दोनों में 3-3 लिखा है। ठीक है, यानी तीसरा ही वर्ड आएगा। चौथा है, एक में 2 है, एक में 5 है। तो अब हम 2 और 5 में चेक करेंगे कि पहले कौन आएगा। तो देखिए दूसरे और पांचवें में कॉमन क्या क्या है, डी ओ डी ओ। ठीक है, ये कॉमन मिल गया। अब इसमें जेड आ रहा है दूसरे वाले में यानी 26वां लेटर, इसमें डब्ल्यू आ रहा है पांचवें में 23वां लेटर। तो अब बताइए पहले 23 आएगा या 26 आएगा। तो पहले आएगा 23 यानी 5वां लेटर। तो इसका मतलब 3 के बाद 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिक्शनरी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन एक हमारा कथन और तर्क का क्वेश्चन है। हमारे सामने एक कथन दिया गया है, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए। यानी जो प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील जो है मिलता है बच्चों को, उसको कह रहे हैं क्या बंद कर दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर पहला तर्क कह रहा है नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। ये स्कीम देखिए इसीलिए चलाई गई थी कि बच्चे जो है कम से कम एक दिन का भोजन, एक समय का भोजन वो प्राप्त कर सकें। तो तर्क पहला तो अनुसरण करता है, दूसरा कह रहा है हाँ यानी बंद कर दिया जाना चाहिए, या स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। अब अगर ये गलत प्रोत्साहन प्रदान करता तो गवर्नमेंट इसे लागू क्यों करती है ना। तो यहाँ पर दूसरा जो है तर्क वो संबंधित नहीं है, अनुसरण नहीं करता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल तर्क एक जो है वो यहाँ पर मजबूत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कथन और निष्कर्ष का। पहला कथन दिया गया है, आलू के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। यानी कहीं किसी जगह की बात की जा रही है जहां आलू का उत्पादन तो कम है लेकिन उसकी मांग जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी लोग आलू को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब निष्कर्ष पहला कह रहा है यहाँ से घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। यानी ये कह रहे हैं जो बढ़ी हुई मांग है उसको हम क्या कर दें, कम कर दें। दूसरा कह रहा है हमें आलू का निर्यात करना चाहिए, यानी जो मांग बढ़ी है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें, हम आलू का बाहर से निर्यात कर लें, मतलब उतना ही आलू मंगा लें जितनी मांग जो है बढ़ी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। हम देखिए आलू का उत्पादन, अगर किसी चीज की मांग बढ़ रही है तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम मांग को कंट्रोल कर लें या फिर उसकी मांग को हम पूरा कर दें। यानी हम या तो मांग को कम कर सकते हैं या फिर आलू को बाहर से मंगा सकते हैं, लेकिन कभी भी हम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें दोनों में से कोई एक ही काम करना है। यानी यहाँ पर या तो ऑप्शन एक सही होगा या ऑप्शन दो जो है वो निष्कर्ष अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए हमें जो है इसमें 6 लेटर दिए गए हैं। अब पहले वाले में देखिए शुरुआत में 5 एम है, लास्ट में 1 डब्ल्यू है। फिर यहाँ से जब तीसरा लेटर बना, तीसरा ये वर्ड बना, तो यहाँ पर 4 एम है और डब्ल्यू जो है एक स्थान अपने आगे शिफ्ट हो गया। यहाँ पर देखिए ये वाला एक स्थान आगे शिफ्ट हो गया और उसकी जगह क्या हो गया, एम आ गया है। अब जब दूसरे से तीसरा बना तो देखिए यहाँ से डब्ल्यू फिर एक स्थान आगे खिंच गया, पहुंच गया, और यहाँ पर 3 एम बचे हैं और चौथे एम की जगह डब्ल्यू आ गया, उसके पीछे 2 एम आ गए। ठीक है, अब तीसरे से चौथा जब बना तो फिर से डब्ल्यू एक स्थान आगे पहुंच जाएगा, यानी अब 2 एम बचेंगे, उसके बाद डब्ल्यू और फिर 3 एम बचेंगे। यानी डब्ल्यू अपने बाएं एक स्थान बढ़ता जा रहा है और उसके पीछे जितने वो संख्या थी उतने ही एम जो है बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू जो है अब कहाँ पहुंच जाएगा, सबसे
शुरुआत में, यानी W सबसे पहले आ जाएगा और उसके पीछे कितने M आ जाएंगे, 5 M आ जाएंगे। तो यहाँ पर W और पीछे 5 M किस में है, हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा एक डाइस का क्वेश्चन है और यहाँ पर कहा गया है नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और एक तीसरा अधूरा पासा दिया गया है, तो तीसरे पासे में बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा अंक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले और दूसरे पासे को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर दोनों पासों में हमें 4 लेटर जो है नंबर कॉमन मिल रहा है। तो हमें पता है हम कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे, यहाँ वन कॉमन ट्रिक का यूज करेंगे। तो पहले में आएगा 4 2 1। ठीक है, अब यही काम हम दूसरे पासे में भी करेंगे, 4 से ही क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो ये आएगा 4 5 3। तो 4 के नीचे 4 लिखेंगे, फिर 5, फिर 3। अब जो नंबर जिसके नीचे आ गया वही उसका विपरीत हो जाएगा, लेकिन 4 का विपरीत कभी 4 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, जो कि दोनों पासों में हमें नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है किसी भी पासे में दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो यहाँ पर देखिए 2 आया है, तो इस तीसरे वाले पासे में तो 2 का विपरीत 5 कभी भी इस पासे में नहीं आ सकता। उसके बाद 1 आ चुका है, तो इस पासे में कभी भी 3 नहीं आएगा। अब या तो 6 आएगा या 4 आएगा, और 6 और 4 दोनों ही ऑप्शन में है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे रोटेशन। ठीक है, तो देखिए आपको किस पासे में जो है 2 और 1 एक साथ दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमें पहले पासे में 2 और 1 एक साथ दिख रहा है। तो अब हम इसकी रोटेशन चेक करते हैं। तो पहले में 2 से 1 की रोटेशन कैसी है, क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि घड़ी की दिशा में। और तीसरे वाले पासे में अगर हम 2 से 1 की रोटेशन चेक करेंगे तो ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। अब अगर ये रोटेशन समान होती तो जो पहले में लेटर था, नंबर था यानी 4, वही नंबर यहाँ भी आ जाता, क्योंकि तब दोनों ही पासे समान हो जाते। लेकिन यहाँ पर दोनों में रोटेशन अलग अलग है, तो यहाँ पर 4 नंबर नहीं आएगा, 4 का विपरीत आ जाएगा यानी कि 6। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये एक हमारा कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ से हमें देखिए कुछ डायरेक्शन, कुछ जो है सिंबल दिए गए हैं, इसका मतलब देखते हैं। तो एक्स डॉलर वाई का मतलब एक्स वाई के 7 मीटर बाईं ओर है। तो स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ से बनाते हैं एल एट द रेट क्यू। अब देखिए एट द रेट का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स वाई के 3 मीटर दाईं ओर है, यानी इसको हम पढ़ेंगे एल क्यू के 3 मीटर दाईं ओर है। तो इसका डायग्राम हम बनाते हैं। तो एल जो है क्यू के 3 मीटर दाईं ओर है, तो ये हो जाएगा इधर दाईं ओर, ये राइट साइड में हो जाएगा यहाँ पर एल। ठीक है, उसके बाद कहा गया है क्यू डॉलर एम। तो डॉलर का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, डॉलर का मतलब है एक्स वाई के 7 मीटर बाईं ओर है, यानी जो इसको पढ़ेंगे क्यू एम के 7 मीटर बाईं ओर है। तो देखिए ये क्यू है, ये एम के बाईं ओर होगा, यानी एम कहीं यहाँ पर होगा। अब इसके 7 मीटर बाईं ओर कौन है, क्यू है। ठीक है, यानी क्यू और एम के बीच की दूरी कितनी है, ये है 7 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हमें पता है क्यू और एल के बीच की दूरी कितनी थी, 3 मीटर। तो अब अगर क्यू एल के बीच दूरी 3 मीटर है, तो एल और एम के बीच दूरी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर, तभी टोटल 7 बनेगी। ठीक है, आगे देखिए कहा गया एम हैज एन। हैज का मतलब है एक्स वाई के 5 मीटर दक्षिण में है, यानी इसको हम पढ़ेंगे एम एन के 5 मीटर दक्षिण में है। तो ये जो एम है ये एन के 5 मीटर कहाँ हो जाएगा, दक्षिण में, यानी नीचे की तरफ। तो ये 5 मीटर दक्षिण में हो गया। फिर है n% जी। अब परसेंट का मतलब देखिए यहाँ है क्यू वाई के 9 मीटर उत्तर में है, यानी एन जी के 9 मीटर उत्तर में है। तो एन उत्तर में है किसके, जी के, तो यानी जी कहीं नीचे होगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके 9 मीटर उत्तर में है, यानी एन और जी के बीच की जो टोटल लंबाई होगी वो कितनी होगी, 9 मीटर। अब देखिए एन और एम के बीच की दूरी 5 है, तो जी और एम के बीच की दूरी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4, तभी टोटल 5 और 4 9 होगा। अब हमसे पूछा गया है क्यू और एन के बीच की न्यूनतम दूरी। देखिए क्यू और एन यानी ये दूरी हमसे जो है वो पूछ रहा है, क्यू और एन के बीच। अब ये टेढ़ी लाइन एक बनी है, तो इसका मतलब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो यहाँ पर देखिए ये क्यू से लेकर एम तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 7, यानी हम ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाते हैं। तो क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एन बराबर क्यू एम का स्क्वायर। ठीक है, क्यू एन का स्क्वायर बराबर क्यू एम का स्क्वायर, यानी कि सीधे हम 7 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, टोटल दूरी 7 हो जाएगी।
प्लस अब एन एम का स्क्वायर, तो एन एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 5 14 4 2 6 1 7 और स्क्वायर हटेगा क्यू एन से, तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट में। अब देखिए ये किसी का कंप्लीट जो है स्क्वायर नहीं होता है, रूट नहीं है, तो यहाँ पर लगभग में आंसर पूछा गया है, तो अंडर रूट 74 यानी 74 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया है यदि किसी महीने किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख पड़ती है और यदि आज शनिवार है तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से जो 4 तारीख है इससे 3 दिन पहले वाली तारीख पता कर लेते हैं कौन सी है, क्योंकि उसी का दिन हमें पता है आज शनिवार है। तो यदि आज शनिवार है और आज से 3 दिन बाद 4 तारीख है, तो बताइए आज कौन सी तारीख रही होगी, तो आज होगी 1 तारीख। ठीक है भाई, आज के 3 दिन बाद ही 4 तारीख रही होगी आएगी, तो आज अगर 1 तारीख है और आज का दिन भी दिया गया है कौन सा शनिवार, और हमसे पूछा है कब का दिन 27 तारीख का दिन, यानी हमें 27 तारीख का दिन निकालना है। या तो आप यहाँ पर 4 तारीख का दिन निकाल लो या 1 तारीख का दिन निकाल लो, आंसर आपका निकल आएगा। अब यहाँ पर अंतर कितना है, 26 दिन का अंतर है। अब इसमें विषम दिन निकालने के लिए हम इसमें 7 से भाग कर देंगे, 7 या 21, शेषफल 5 बच जाएगा, यानी विषम दिन 5 आ गए। आगे का दिन पूछा गया है तो इसमें 5 प्लस कर सकते हैं या फिर -2 कर सकते हैं। तो देखिए शनिवार में 1 माइनस करेंगे शुक्रवार में 1 माइनस करेंगे बृहस्पतिवार, यानी कि गुरुवार जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब इसकी अरेंजमेंट बनाते हैं, कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर, 7 व्यक्ति हैं। एक वृत्ताकार खाने की मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सातों की बैठने की जगह बना ली हमने। पहला कह रहा है एस वाई के ठीक बाएं, एस वाई के ठीक बाएं है। अब बायां कहाँ होता है, जब व्यक्ति सर्किल की तरफ केंद्र की तरफ देखते हैं तो बायां होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। तो एस वाई के ठीक बाएं है, यानी वाई को हम अगर यहाँ बैठाते हैं तो एस इसके ठीक बाएं क्लॉकवाइज ठीक पड़ोस में बैठ जाएगा। ठीक है, और कहा गया तथा आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब देखिए ये तथा आया है किसके लिए आया है, ये आया है एस के लिए। तो जो एस है आर के दाएं तीसरे स्थान पर है, यानी आर कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। तो इसके दाएं तीसरा यहाँ पर हो जाएगा, 1 2 3 ऐसा आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आर ए के ठीक बाएं है। तो आर जो है ए के ठीक बाएं है, यानी ए कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। तो ठीक बाएं क्लॉकवाइज बैठेगा आर। ठीक है, उसके बाद कहा गया तथा पी के ठीक दाएं है। पी के ठीक दाएं कौन है, आर, तथा आया है आर के लिए, तो पी बन जाएगा यहाँ पर। अब इसके ठीक दाएं कौन हो गया, आर हो गया। आगे कह रहा है ए डी के ठीक बाएं है। तो ए जो है डी के ठीक बाएं है, इसका मतलब डी यहाँ पर बैठेगा, तो ए इसके ठीक बाएं क्लॉकवाइज हो गया। अब यहाँ पर देखिए बचा कौन है, आगे कहा गया क्यू पी के ठीक बाएं है, इसका मतलब क्यू ही बचा है और क्यू यहीं पर बैठ जाएगा। तो ये तो अरेंजमेंट काफी आसान थी। ठीक है, आगे देखिए कुछ कहा गया है डी वाई के साथ अपना स्थान तथा पी क्यू के साथ अपना स्थान बदल लेता है, यानी यहाँ पर डी की जगह वाई आ जाएगा, डी वाई अपना आपस में स्थान बदल लेंगे, तो डी की जगह वाई आ जाएगा, वाई की जगह डी पहुंच जाएगा, और पी की जगह क्यू आ जाएगा और क्यू की जगह पी पहुंच जाएगा। तो हमसे पूछा है डी के ठीक दाएं कौन बैठा है। देखिए डी के ठीक दाएं यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, तो डी के ठीक दाएं पी बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर इसमें बताना है कि कौन सा जो है इसमें से अलग है चारों ऑप्शन में से। ठीक है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए हमें पता है 169 जो है ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 13 से किस तरीके से 55 बनाया जा सकता है क्या, तो अगर हम 13 में 4 से गुणा कर दें तो 13 चौको 52 हो जाएगा, और 52 में +3 कर दें तो 55 बन सकता है। क्या ये लॉजिक आगे काम करेगा, तो देखिए 17 का स्क्वायर होता है 289। अब 17 की गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो 17 चक्कू होता है 68, और 68 में अगर हम +2 करेंगे तब 70 बनेगा। तो आगे देखते हैं क्या लॉजिक है।
ये है 16 का स्क्वायर। तो 16 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चक्कू 64 आएगा, जबकि यहाँ माइनस हुआ है 3, तो 61 बनेगा। तो ये कोई लॉजिक तो चल नहीं रहा है, सब में अलग अलग चल रहा है। तो आखिर देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या था, बहुत ही अच्छा लॉजिक था यहाँ पर। यहाँ पर क्या किया गया था, जैसे हमें पता है 169 क्या था, 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 169 है, सॉरी 13 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 13 की गुणा कर दिया 3 से, ठीक है। 13 की गुणा 3 से किया तो आएगा 39। अब 39 में हम जोड़ देंगे इसमें 16, तो बन जाएगा 55, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आखिर हमने 16 क्यों जोड़ा है, क्या आगे भी यही लॉजिक चल रहा है। देखिए 17 का स्क्वायर है, 17 की गुणा हम करेंगे 3 से, 17 तियां हो जाएगा 51, और 70 बनाने के लिए इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें 19, तो बनेगा 70। तो आखिर यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या था, जो 16 यहाँ पर ऐड किया गया है, ये पहले जो 1 6 9 169 लिखा, इन्हीं नंबरों को ऐड कर दिया गया, 9 6 15 1 16, इसीलिए पहले में 16 जोड़ दिया गया। दूसरे में 9 8 17 2 19 हो जाएगा, तो दूसरे वाले में 19 जोड़ दिया गया। मल्टीप्लाई करके 19 जोड़ दिया गया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई सभी में किया गया है, और सभी पहले नंबर को जोड़ करके वो संख्या मल्टीप्लाई जो है, जो ऐड कर दी गई है। तो देखिए 256 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 की गुणा हम 3 से करेंगे, तो 16 तियां 48 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ना कितना है, 6 5 11 2 13, तो इसमें हम जोड़ेंगे 13, तो ये बन जाएगा कितना, 61, यानी ये भी हमारा सही है। अब 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 18 गुणे 3 करेंगे, तो 18 तियां हो जाएगा 54, और 54 में हमें जोड़ना कितना है, 3 2 5 और 5 4 9, तो इसमें जब हम 9 जोड़ेंगे तो ये 63 बनेगा, 64 नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वही यहाँ पर राइट है, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, हम आपका एसएससी सीजीएल में जो है पूछा गया था। अब यहाँ पर एक हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और 4 हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें बताना है किसका अर्थ है सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जेंडर मेथड से ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो पहला कह रहा है सी हैज डी। अब यहाँ पर सी एफ के माँ के भाई का पुत्र है, यानी सी क्या होगा, पुरुष होगा, ठीक है। अब सी हैज डी का मतलब देखिए है पी क्यू की माँ है, यानी इसको पढ़ेंगे सी डी की माँ है। तो कभी भी सी पुरुष नहीं यहाँ हो सकता, माँ हो जाएगी यानी महिला, तो ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। अच्छा दूसरा कह रहा है सी एट द रेट दी। एट द रेट का मतलब है पी क्यू का पुत्र है, यानी सी डी का पुत्र है, तो यहाँ पर सी पुरुष होगा। फिर सी एट द रेट डी है, यहाँ भी सी पुत्र होगा। अब सी परसेंट है, परसेंट का मतलब है पी क्यू का भाई है, यानी सी डी का भाई है, तो यहाँ भी सी क्या होगा, पुरुष। तो जेंडर मेथड से यहाँ पर एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया, पहला ऑप्शन, बाकी 3 ऑप्शन बच गए। अब हमें 3 ऑप्शन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक जो है जेंडर गैप का भी मेथड होता है, लेकिन वो हर जगह लागू नहीं होता है, तो यहाँ पर हम जल्दी से फैमिली ट्री ही बना लेते हैं इसका। दूसरा बनाते हैं, तो लिखा है सी एट द रेट डी। एट द रेट का मतलब है पी क्यू का पुत्र है, यानी सी डी का पुत्र हो जाएगा, तो सी डी का पुत्र हो गया। फिर है डी हैज ई। हैज का मतलब है पी क्यू की माँ है, यानी डी ई की माँ है, यानी ई इसी का भाई या बहन हो जाएगा, और डी माँ है यानी महिला हो जाएगी, ठीक है। आगे है ई परसेंट एफ। परसेंट का मतलब है पी क्यू का भाई है, यानी ई एफ का भाई है, तो ई भाई हो जाएगा इसका एफ का, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या सी एफ के माँ का भाई का पुत्र आ रहा है, तो यहाँ सी एफ के माँ का भाई का पुत्र नहीं आ रहा है, यानी दूसरा सही नहीं है। तीसरा चेक करते हैं, सी एट द रेट डी, तो पी क्यू का पुत्र है, यानी सी डी का पुत्र है, ठीक है, सी डी का पुत्र है। फिर है डी परसेंट ई। परसेंट का मतलब पी क्यू का भाई है, यानी डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, यानी डी भी पुरुष हो जाएगा। ई हैज एफ। हैज का मतलब है पी क्यू की माँ है, यानी ई एफ की माँ है, तो ई माँ हो जाएगी किसकी, एफ की, ठीक है। अब यहां से देखिए निकल कर आ चुका है सी एफ के माँ का भाई का पुत्र है, तो सी जो है एफ की माँ के भाई, भाई हो गए डी, डी का पुत्र कौन है, सी, यानी तीसरा निष्कर्ष, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट है, ठीक है। तो कभी कभी जो हमारा जेंडर गैप वाला मेथड है वो फेल हो जाता है, तो अगर छोटी स्टेटमेंट दिए गए हैं तो वहां पर हम फैमिली ट्री बना लें, वही हमारे लिए सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया एंड का कोड। तो देखिए एंड हमारा दिख कहाँ रहा है,
तीसरे वाले स्टेटमेंट में एंड है। अब यहाँ पर हमें आयरन और स्टील का कोड पता करना पड़ेगा। तो देखिए आयरन हमारा दूसरे और तीसरे में दिख रहा है, और इसमें जो है तो कौन सा नंबर आयरन के लिए आ रहा है कॉमन, 8 नंबर, यानी 8 नंबर किसका कोड हो गया, आयरन का। उसके बाद देखिए स्टील हमारा पहले और तीसरे में दिख रहा है, तो अब पहले और तीसरे में कौन सा नंबर यहाँ पर कॉमन है, 7 नंबर। तो ये 7 नंबर किसका कोड हो गया, स्टील का। तो यहाँ एंड बचा, इधर 3 नंबर बचा, यानी एंड का जो कोड हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये हमारा है जिसमें हमें काउंट करना है कि इस फिगर में टोटल सीधी रेखाएं कितनी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो सीधी रेखाएं होती हैं हमेशा 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखाएं, ठीक है, क्षैतिज रेखाएं। दूसरी होती है वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। और तीसरी होती हैं डायगोनल यानी कि तिरछी रेखाएं, ठीक है, तिरछी रेखाएं। अब यहाँ पर देखिए क्षैतिज मतलब इस तरीके की रेखाएं, ऊर्ध्वाधर मतलब ये रेखाएं, और डायगोनल मतलब तिरछी इस तरीके की रेखाएं। तो 3 ही प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्षैतिज वाली रेखा काउंट करते हैं कितनी है। तो देखिए इस फिगर में एक ये पूरी क्षैतिज रेखा है, और रेखाएं कभी भी अधूरी काउंट नहीं की जाती हैं, पूरी काउंट की जाती हैं। ठीक है, तो एक ये रेखा क्षैतिज हो गई, फिर दूसरी ये वाली हो गई, फिर तीसरी इसके बाद ये वाली है, और चौथी ये वाली है। यानी क्षैतिज रेखाएं कितनी है यहाँ पर, 4। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं इसमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी है, यानी कि वर्टिकल हमारी रेखाएं। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी है, देखिए इसमें है ये 1 हो गई, ठीक है, ये 2 हो गई, 2। और इसके अलावा देखिए कहीं भी क्या सीधी रेखाएं, खड़ी वाली सीधी रेखाएं हैं, तो इसके अलावा नहीं है, तो ये कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं डायगोनल यानी कि तिरछी रेखाएं। ठीक है, तो तिरछी रेखाएं जब देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक ये तिरछी रेखा हो जाएगी पहली, फिर ये दूसरी, ठीक है, ये तीसरी, और ये वाली चौथी। ठीक है, 4 रेखाएं तो ऊपर हो गई। अब इसमें नीचे देखेंगे बीच वाले में त्रिभुज में जो रेखाएं गई हैं, एक ये लंबी गई है, ठीक है, 5, ये हो गई 6, ठीक है, 6। और उसके बाद एक ये हो गई 7, सॉरी हाँ, ये हो गई पूरी 7, और ये पूरी हो गई 8, और एक ये हो गई 9, और ये हो गई 10। ठीक है, यानी 10 रेखाएं यहाँ पर कैसी हैं, डायगोनल हैं। तो टोटल रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 10 4 14 2 16, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पर वो राइट है। ठीक है, तो इसी तरीके से रेखाएं काउंट होती हैं, और काफी आसान भी होता है ये। और कभी भी अधूरी रेखाएं काउंट मत कीजिएगा, हमेशा पूरी रेखा काउंट की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्लॉक का। कहा गया है सोमवार रात 12 बजे से बुधवार रात 12 बजे तक घड़ी में दोनों सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में होंगी मगर एक साथ नहीं। ठीक है, अच्छा सीधी रेखा में होंगी मगर एक साथ नहीं, इसका मतलब क्या है। देखिए सीधी रेखाएं दो तरीके की होती हैं, एक ये जो होती है हमारी, ये भी सीधी रेखा होती है, और दूसरी रेखा जो ओवरलैप करती है एक दूसरे को, ये भी हमारी सीधी रेखा होती है। अब ये जो रेखा है हमारी, ये एक साथ है, तो ये रेखा हमें नहीं बतानी है, इसका मतलब ये वाली रेखा बतानी है। और ये कोण कितना है, 180 डिग्री यहाँ पर। अब हमें पता है देखिए जो 180 डिग्री का कोण होता है, ये 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनता है। ठीक है, 1 घंटे में एक बार बनता है, लेकिन ये 12 घंटे में जो है 11 बार ही बनता है। ठीक है, 12 घंटे में 11 बार बनता है। और हमसे पूछा गया है सोमवार रात 12 बजे से बुधवार रात 12 बजे तक, इसका मतलब टोटल यहाँ पर घंटे कितने हो जाएंगे, 2 दिन हो जाएंगे। 2 दिन का मतलब घंटे हो जाएंगे 48। ठीक है, 48 घंटे। अब देखिए 12 घंटे में 11 बार, तो ये 12 का कितने गुना है, 4 गुना। तो इधर भी हम 11 का 4 गुना कर देंगे, यानी 11 चौको 44 बार। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्लॉक का। अब लास्ट क्वेश्चन एक ये भी हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा ये प्रैक्टिस सेशन आपको कैसा लगा। पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में किसी नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।